Hello investors, welcome to Market Wizards by स्नेहल महाकाड़कर। बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स का यह अपना 7th एपिसोड है और आज हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स मींस आईपीओ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट, आप जैसे ही नाम सुनते हो तो आपके सामने एक नाम आ जाता है, वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट का एक रेगुलेटर है जो स्टॉक मार्केट को चलाता है। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ वो होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर में दो तरह के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट वो होता है, अगर स्टॉक मार्केट के अंडर में जैसे आप देखो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, कोलपाल है, ये दोनों स्टॉक्स और बाकी अदर स्टॉक्स जैसे टीसीएस, विप्रो और बाकी जो स्टॉक्स है, जितने भी स्टॉक्स है उसको आप बाय और सेल करते हो, उसको आप सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मतलब वो स्टॉक ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर में है और आप उसको बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, और आप इंट्राडे में भी बाय और सेल कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी बाय और सेल कर सकते हो। तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। लेकिन ये जितने भी स्टॉक्स है जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आते हैं, वो कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम आए ही होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो उसे कहते हैं, मतलब जब पहली बार वो स्टॉक मार्केट के अंदर में लिस्टेड होता है कोई भी स्टॉक, उसको आईपीओ बोलते हैं। मतलब कोई भी कंपनी जब वो स्टॉक मार्केट में नहीं होती है और उसको स्टॉक मार्केट में आना होता है तो वो उसके लिए आईपीओ निकलती है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये हमारा धन एप्लीकेशन, जो धन डीमैट अकाउंट है, उस एप्लीकेशन का होम वेब पेज है। तो हम यहाँ पे आईपीओ इन मार्केट हम देख रहे हैं, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिक्वेब स्पेसेस, ब्रिगेड होटल वेंचर्स, ये जो कंपनी है, ये सब कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है और वो कंपनी स्टॉक मार्केट में आना चाहती है। और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहती है? क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है और इनको एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन मतलब देखो, अगर आपके सिटी में जो भी कोई कंपनी होंगी, बिग कंपनी, जैसे हमारे नागपुर में हल्दीराम एक बिग कंपनी है, बिग ब्रांड है, तो अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो वो स्टॉक मार्केट में क्यों आएगी? अगर उसको पैसे की जरूरत हो, अगर देखो, पैसा तो उसको बैंक से भी मिल सकता है, बट बैंक में अगर वो जाएगी कंपनी तो उसको उस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर उसने आईपीओ अगर लाया, कोई भी बिग कंपनी है, उसने अगर आईपीओ लाया तो फिर उसके शेयर्स अपने जैसे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स खरीदेंगे। जैसे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आया है, अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो देखिए हमें यहाँ पे बिड करना पड़ता है और हमारे जैसे करोड़ों लोग होते हैं जो बिड करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये आईपीओ मिलता है। लेकिन जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को हमारे से पैसा मिलेगा 14,931 रुपीज, और हमें हो सकता है कि उसके ऊपर मतलब प्रॉफिट मिले, तो फिर हम लोग इसीलिए प्रॉफिट के लिए हम लोग बाय करेंगे, और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स फंड के लिए कर रही है। तो आईपीओ क्यों लाया जाता है? क्योंकि उस कंपनी को अपना एक्सपांशन करना होता है। जैसे इंडिया में इतनी बिग सिटीज है, जैसे बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली। अगर नागपुर की कोई कंपनी है, उसको अगर बेंगलोर या पुणे में अपना
आउटलेट ओपन करना है तो उसके लिए उसको कैपिटल की जरूरत रहेगी, और वो कैपिटल अगर वो बैंक से लेगी तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इसलिए वो आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ आईपीओ अगर वो निकालते हैं तो लोग क्यों बाय करेंगे, ये भी अगर आपके पास सवाल होगा, तो उसके ऊपर हम जैसे इन्वेस्टर्स को, अगर हम कोई भी एक यहाँ से आईपीओ, जैसे यहाँ पे देखिए हम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी आईपीओ ओपन है 23 जुलाई से, मतलब आज से ही आईपीओ के ऊपर बिडिंग करना स्टार्ट हो चुका है। इनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये है, इनके आईपीओ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें करना है वो है 14,175। लॉट साइज है 63 शेयर्स की, और इशू साइज है, मतलब इनको 481 करोड़ की जरूरत है इस कंपनी को। और ये कंपनी जब लिस्टेड होगी स्टॉक मार्केट में तब उसका प्राइस रेंज जो है 225 टू 237 मिनिमम, मतलब इतना रहेगा। अगर आप 230, अगर हम देखो जो प्राइस बैंड जो होता है ना, उसका वो मैक्सिमम प्राइस ही अपने को पकड़ना पड़ता है। 237 जो है 237 इंटू 63 शेयर्स होते हैं, तो 14,931 हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना होगा। अगर आप 225 से मल्टीप्लाई करोगे 225 इंटू 63, तो देखो 14,175, बट जब आप बिडिंग करते हो तो आपको मैक्सिमम मनी ही देना पड़ता है 14,931। तो ये देखो 14,931, ठीक है। इसमें देखिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन जो होता है उसका डिटेल्स है। रिटेल जो है 8.93 टाइम्स कर सकते हैं, ये एचएनआई है, एचएनआई है जो भी है, क्यूआईबी एम्प्लॉय जो इस कंपनी में काम कर रहे होंगे उनका। तो ये जो है अभी जो आज आज का जो डेटा है, तो रिटेल 8.93, एचएनआई 21.67, मतलब अभी तक का जो आज से स्टार्ट हो चुका है वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। और ये देखिए टोटल 9.01 टाइम्स आ गया। ये इंटू का मतलब टाइम्स होता है। और देखो अगर आईपीओ अगर उनको लाना है कंपनी को, तो उनको सेबी सेबी के पास जो रिपोर्ट देनी पड़ती है उसमें उनको पिछले 3 साल का, मतलब जो करंट का भी डेटा देना पड़ता है, और उसके 3 साल पहले का जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो, ये देखिए इसका जो करंट असेट्स, लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं। प्रॉफिट चल रहा है 690 करोड़ का, 2025 में हुआ था, 523 करोड़ हुआ था 2024 में, और 324 2023 में। मतलब ये जो कंपनी है ये ग्रोइंग कंपनी है। 323 से 523, 523 से 690, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, आईपीओ इसीलिए कंपनी लाना चाहती है क्योंकि उनको अपनी कंपनी का एक्सपांशन करना होता है, उनको चाहिए होता है कैपिटल, और वो कैपिटल उनको मिलता है हमारे जैसे इन्वेस्टर से। हम लोग आईपीओ बाय करते हैं, और उनका जो जैसे इनका इशू साइज जो है उनका टारगेट होता है मिनिमम इतना, तो इनका ये टारगेट ही होता है, ये समझ लो 481.77 करोड़। अगर कोई कंपनी अच्छा अच्छा नाम हो, जैसे टाटा के काफी सारे कंपनी बाद में आए थे, जैसे अभी टाटा टेक्नोलॉजीज वगैरह, तो उनके उनकी तो बहुत ज्यादा मतलब बाइंग हो जाती है, तो क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है और अच्छी कंपनी होती है। तो अभी एनएसडीएल का भी आईपीओ आने वाला है। एनएसडीएल इज अ वेरी बिग कंपनी, मतलब अच्छी कंपनी है, नाम अच्छा है। तो अगर जिस कंपनी को लोग पहचानते हैं अच्छे से, तो उस कंपनी का तो
आईपीओ मिल काफी कम चांसेस होते हैं मिलने के, लेकिन आपको बिडिंग करना पड़ता है। अगर आप बिडिंग करोगे तो आपको मिल भी सकता है। तो ये कंपनी के स्ट्रेंथ्स हैं। और इस कंपनी के मतलब इस कंपनी में जो रिस्क है, जिस चीज के लिए ये कैपिटल ले रही है, तो उसका रिस्क भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये देखो, ये DRHP डॉक्यूमेंट है ये मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। कोई भी कंपनी जो भी आईपीओ लाती है, वो कंपनी कंपलसरी मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अपने बारे में डिटेल में बताती है। मतलब उनका जो डिटेल में देखो, 100% बुक बिल्ट ऑफर है। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई का है, कॉन्टैक्ट पर्सन विश्वकर्मा, सरिता तूफानी विश्वकर्मा, ईमेल आईडी है, वेबसाइट देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। तो देखिए आप, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स लिस्टिंग, ठीक है, वो अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताती है, जिसको पढ़ने के बाद देखो, टाइप है फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, साइज ऑफ द फ्रेश इशू अप टू इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2, इक्विटी शेयर्स इच एग्रीगेटिंग अप टू 4,000 मिलियन, ठीक है, टोटल ऑफर साइज। तो ये प्रोस्पेक्टस होता है, ये कंपलसरी हर कंपनी को देना ही पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम आती है, तो वो आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो, ये जो प्राइस बैंड है अभी यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो ये जो आईपीओ आप 23 जुलाई से 25 जुलाई तक बिड कर सकते हैं। फिर अलॉटमेंट मिलती है, उसकी डेट है 28 जुलाई। फिर जिनको अलॉटमेंट मिलना रहा, उनका पैसा मतलब हम लोग फोन पे या जीपे से उसको बाय करते हैं, पहले तो बिड करते हैं। और वो जो मैक्सिमम मनी होता है, मतलब 14,931, उतना पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है फोन पे जीपे में। ना इस कंपनी को मिलता है, ना आपके पास रहता है। मतलब वो बीच में, मतलब जो सेबी के पास या वहाँ, वो उनके पास ऑर्डर में रहता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, अलॉटमेंट फाइनलाइज होता है और अलॉटमेंट मिलता है, तो वो पैसा आपके अकाउंट से कट होके जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलेगा। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, तो फिर वो अनब्लॉक हो जाता है मनी, और आपके अकाउंट में वो वापस आपको दिखाई देगा। वो 29 जुलाई को होगा रिफंड इनिशिएशन, मतलब 28 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट मिलना है उनका कट जाएगा। अगर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला, उनको मैसेज आ जाता है कि आपको अलॉट नहीं हुआ है, तो 29 जुलाई को आपको मिल जाएगा। और फिर लिस्टिंग होगी 30 जुलाई को। लिस्टिंग मतलब ये जो स्टॉक है, ये शेयर मार्केट के अंदर दिखने के लिए मतलब ये अगर हम सर्च अभी सर्च करेंगे जीएनजी, तो अभी जीएनजी नहीं आ रहा है। अगर यही स्टॉक हमें 30 जुलाई से 30 जुलाई से स्टॉक मार्केट में ये टाइप करने के बाद दिखेगा, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट के अंडर में जो आईपीओ आता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर और भी कुछ आता है, बोनस इशू वगैरह बहुत कुछ आता है, लेकिन जो मेन चीज है प्राइमरी मार्केट की, वो आईपीओ है। फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में आती है, तो वो आईपीओ लाती है। और उसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दिया है कि उनको एक्सपांशन करना रहता है, उनको कैपिटल की नीड होती है, और हम जैसे इन्वेस्टर्स उस आईपीओ को बाय करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अगर अभी इसकी प्राइस देखिए 237 है। अगर वो आईपीओ आता है, तो वो अगर उसको अच्छा डिमांड रहता है उस कंपनी को, जिस कंपनी को अच्छी डिमांड रहती है, अगर इस कंपनी को अच्छी डिमांड मिल गई 25 जुलाई तक, तो ये स्टॉक और आगे मतलब बढ़ेगा।
जैसे अगर मैं देखूँ तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 39.66% जो है वो हमें प्रीमियम दे रही है। प्रीमियम मतलब अगर हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट जो मिलता है वो मतलब प्रीमियम होता है। और दूसरा होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब अगर हमारा लॉस हो गया, मतलब हमने एक तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रीमियम मिला तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मिला तो प्रीमियम होगा, ऐसा भी। अगर आपको डिस्काउंट अगर लिख के आया तो आप समझ लीजिए आपका थोड़ा बहुत लॉस हो गया, लेकिन कंप्लीट लॉस नहीं होता। वो कंपनी, जैसे इस कंपनी ने बोला है कि 237 मैक्सिमम प्राइस है, और अगर ये कंपनी 30 जुलाई 30 जुलाई 30 जुलाई को 230 रुपीज पे ओपन होती है, प्राइस ओपन होता है, तो मतलब 7 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, मतलब उतना आपका उस समय लॉस दिखाएगा। और सब्सक्रिप्शन देखिए 8.99 टाइम्स, जो कि हम यहाँ भी देख रहे थे 9.01, वो अपडेट होने का है, मतलब होता है ऐसा। तो ये जो स्टॉक है ये बीएससी एनएससी दोनों पे भी लिस्टेड होने वाली है। मार्केट लॉट देखिए, रिटेल मतलब हम जैसे रिटेलर्स के लिए 63 शेयर्स मिनिमम लेने पड़ेंगे, या फिर आप 2 लॉट लेते हैं तो 63 × 2 मतलब 126 स्टॉक आपको मिल जाएंगे, 2 लॉट अगर आपको मिलते हैं तो। क्योंकि हम जैसे करोड़ों लोग हैं जो आईपीओ के लिए बीड करते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलता। देखो यहाँ पे सब बताया गया है कि क्यूआईबी फॉर्मूला वगैरह निकाल के दिया है इन्होंने। वैल्यूएशन जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यूएशन, तो ये पीई रेशियो वगैरह आरओई हम अभी वो सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको आईपीओ के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पहले पता चले कि स्टॉक मार्केट में अगर स्टॉक, ये देखो हम लोग अभी टाइप कर रहे हैं टीसीएस, तो हम हमारे सामने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम टीएससी, देखो टीएससी, टीएससी मतलब ये वाला कंपनी तो नहीं है, ये तिरुपति, ये दूसरा ही कंपनी है, तो ये टीएससी तो नहीं है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म इसीलिए वो आया है, लेकिन ये जो कंपनी है टीएससी ये नहीं है। तो जब ये कंपनी लिस्टिंग होगी 30 जुलाई को ही ये कंपनी लिस्टिंग होने वाली, फिर अगर आप टीएससी टाइप करोगे तो ये तिरुपति स्टार्क एंड केमिकल्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये टीएससी जो हमें कंपनी चाहिए ये भी हमें वो दिखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये कंपनी एसएमई कंपनी है। एसएमई कंपनी मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसमें देखो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है इस आईपीओ में। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँ तो 1,40,000 रुपीज अमाउंट पेबल है। मैक्स अमाउंट देखो 2 लाख है, मतलब 70 से हम 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 आ जाएगा। तो उतना वो मिनिमम उतना हमें कैपिटल रखना होगा, ठीक है। और इसको जो रेगुलेट करता है, हमने सेबी के बारे में कुछ, देखो स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो सेबी होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
The Securities and Exchange Board of India is the regulatory body for securities and commodity market in India under the administrative domain of Ministry of Finance within the Government of India. देखो ये जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में, लेकिन ये इसको पावर नहीं दिया गया था 1988 में, उसको पावर मिला था 30 जनवरी 1992 से, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, तो ये डिसीजन ले सकती थी 1992 से, लेकिन 1988 से 1992 तक ये सिर्फ वॉच आउट कर रही थी, वो देख रही थी कि स्टॉक मार्केट में कोई मिसयूज कर रहा है क्या, कि कुछ मतलब इसका फिर एक एक्ट लाया गया 1992 में, सेबी एक्ट 1992, जिसके तहत इसने कुछ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो कि हमको फॉलो करने होते हैं। मतलब हम रिटेलर्स तो फॉलो करते ही है, लेकिन ज़्यादातर जो बिग इंस्टीट्यूट्स होती है वो इस इन चीज़ों का काफ़ी मिसयूज करती थी, उनके पास पावर था, पैसा था, तो बिग इंस्टीट्यूट, तो फिर उनके ऊपर मतलब नज़र रखने के लिए ये सेबी बनाया गया। और रिटेलर जैसे हम जैसे लोगों को भी ऐसा लगे कि हमारा जो मनी, हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, जैसे अगर हमने डिक्सन का एक स्टॉक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के 3 स्टॉक खरीदे, 3 स्टॉक अगर आपने खरीदे तो वो 3 स्टॉक 50,000 रुपए के होते हैं, क्योंकि एक स्टॉक 16,556 का होता है। अगर हम राउंड फिगर पकड़ ले तो 50,000 के 3 स्टॉक हो गए। आप 3 स्टॉक बाय करोगे घर में बैठे बैठे कंप्यूटर से, बट आपको तो पता होना चाहिए ना कि मतलब कोई तो हो जो इसके ऊपर नजर रखे कि हमारा मनी कहीं जा नहीं पाए पैसा। फिर आपको ईमेल आता है, अगर आपने ये बाय किया तो आपको एक सेबी की तरफ से ईमेल आ जाएगा कि आपने 3 स्टॉक्स खरीदे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ईमेल में, आपको पीडीएफ फाइल में, कि आपने ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज के 3 सिक्योरिटी बाय किए, और वैसे आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। और अगर कभी नहीं भी दिखे, मतलब कभी कभी होता है कि डीमैट अकाउंट में अगर कभी कभी मतलब एक कंपनी, धन कंपनी हो गई, काइट, जीरोधा हो गए, इन कंपनी का सर्वर डाउन होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें पोर्टफोलियो में दिख तो जाता है लेकिन प्राइस अलग अलग दिखती है, तो फिर आपके पास एक प्रूफ के लिए रहता है, और सेबी के पास सब कुछ, सेबी को सब कुछ पता रहता है, कितनी सिक्योरिटीज, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको ईमेल आ जाता है। तो ये सेबी का काम है, और इन्होंने सब 1992 के पहले सब ऑफलाइन था, मतलब जब बीएससी था, फिर एनएससी आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो भी 1992 में आया था, और सेबी भी 1992 से पावर में आई थी। तो एनएसई जो है 1992 से है, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था। देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन एक्सचेंज है ये एनएससी, डायरेक्टली स्टार्ट हुआ था तब से। देखिए, ये 27 नवंबर 1992 को फाउंड हुआ था, और ये 30 जनवरी 1992 को मतलब पावर में आया था सेबी। तो इन्होंने सब डीमैट अकाउंट ये सब ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर उन्होंने मतलब कुछ रेगुलेशंस होते थे उसको उन्होंने फॉलो किया। और देखिए, ये इन 2012 एनएससी लॉन्च द एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म फॉर द लिस्टिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज जो एंड स्टार्टअप कंपनीज इन इंडिया। जो भी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होती है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, हम बोलेंगे तो ब्लू चिप्स कंपनी, जो बड़ी कंपनी होती है वो तो काफी कम होती है, लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो कंपनी होती है वो मतलब उन कंपनी को मतलब डायरेक्टली उनको इमर्ज करने का काम एनएससी ने किया, उसको ग्रो किया। और ये देखो 2070 में गिफ्ट सिटी, हेडक्वार्टर्स इन गिफ्ट सिटी, तो ये भी स्टार्ट हो गया। ट्रेडिंग, लिस्टिंग्स, इंडाइसेस, डेरिवेटिव्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, लीडरशिप,
देखो, स्टॉक मार्केट को अगर आपको समझना है तो आपको एनएससी के बारे में पता होना चाहिए, बीएसई के बारे में पता होना चाहिए और सेबी के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो सेबी सबसे ऊपर है। सेबी जो है वो वॉच करता है सबके तरफ, मतलब वो नए रूल्स भी बनाता है, नई नया नया कुछ बनाता है। जैसे आपके स्कूल में होता है ना प्रिंसिपल, पढ़ाते तो नहीं है वो, मतलब वो पहले पढ़ाते थे लेकिन बाद में जब प्रिंसिपल पोस्ट पे आ गए तो उनका काम क्या होता था। आपके कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते थे, स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या करते थे कि वो मतलब हेड होते थे। वैसे ही सेबी एक हेड है। और फिर बीएससी और एनएससी उसके अंडर में आते हैं। बीएससी और एनएससी जैसे वो मतलब टीचर जैसे होते हैं, प्रिंसिपल के नीचे, प्रिंसिपल के नीचे जैसे होते हैं वैसे ही बीएससी और एनएससी आती है। और बीएससी और एनएससी के ऊपर हम काम करते हैं। एनएससी जब से आया है वो ऑनलाइन ही उसका काम हुआ है। और बीएससी को अभी तक 150 साल हो चुके हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। देखो, जो भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये बीएससी 150 साल पुराना एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज। आप कोई भी सिक्योरिटीज खरीदते हैं, बाय करते हैं, जैसे अगर मैं, देखो ये धन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं टीसीएस अगर यहाँ पे लिखता हो तो यहाँ पे देखो टीसीएस 2 बार आ रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें लिखा है एनएससी और इसमें लिखा है बीएससी। अगर आप एनएससी में बाय करोगे तो एनएससी का स्टॉक एक्सचेंज हो जाए, एनएससी का शेयर हो जाएगा। और बीएससी में अगर बाय करते हो तो वो बीएससी का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम वैसे ही विप्रो अगर लिखते हैं तो देखो एनएससी बीएससी, फिर हम रिलायंस, एनएससी बीएससी, फिर हम आईटीसी, एनएससी और बीएससी। ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी सिर्फ एनएससी में ही एनएससी का ही हो, बीएससी में ना हो। ऐसे भी कई कोई कंपनी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मतलब दोनों में भी लिस्टेड हो। दोनों मतलब एक ही कंपनी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ कंपनी जो है वो एनएससी पे ही है, कुछ कुछ कंपनी जो है बीएससी पे ही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आईपीओ जब आता है, वो लिस्टिंग होती है, तब वो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम बाय मतलब प्राइमरी मार्केट के अंडर में आईपीओ होता है। और जो हम लोग डेली जो बाय सेल करते रहते हैं उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है। और आईपीओ क्यों लाया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आईपीओ इसलिए लाया जाता है क्योंकि कोई कंपनी है, जैसे हमारे नागपुर की हल्दीराम कंपनी, अगर उनको अगर फंड चाहिए, उनको अगर फंड रेस करना है तो फिर वो क्या करेगी, अपना आईपीओ लाएगी। आईपीओ कैसे लाएगी उसको, मतलब उसका भी एक प्रोसेस होता है। देखिए, जैसे अगर मैं उसका जो प्रोसेस है मैं वो भी बताता हूँ। सेबी आईपीओ पीपीटी, अगर आप ऐसा टाइप करेंगे गूगल में, डायरेक्ट सेबी की वेबसाइट में आपको ये प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन फाइल है वो मिलेगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये देखो प्राइमरी मार्केट आईपीओ के ही ये पीपीटी है, पीडीएफ फॉर्मेट में। और यहाँ पे लिखा भी है डिस्क्लेमर में कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये 30 सितंबर 2022 को बनाया गया। और ये डिस्क्लेमर है, ये पढ़ लेना, मतलब ये बताते हैं। और ये फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो मैं अभी बताता हूँ कि ये किसी भी कंपनी को आईपीओ लाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, दो दो टाइप के आईपीओ इशू होता है।
एक होता है फिक्स प्राइस इशू, मतलब ये प्राइस का बता रहे हैं। फिक्स प्राइस होता है, एक बुक बिल्डिंग इशू होता है। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि दो तरह के आईपीओ इशू होते हैं, फिक्स प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू। ठीक है, फिक्स प्राइस इशू, देखो प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर्स इन ए पब्लिक ऑफरिंग, फिक्स प्राइस इशू। फिक्स प्राइस इशू के अंडर में क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक कंपनी के पास दो तरह का टाइप होता है, वो अगर आईपीओ लाना चाहे तो फिक्स प्राइस इशू पे भी ला सकता है और बुक बिल्डिंग इशू पे भी ला सकता है। तो फिक्स प्राइस इशू में क्या होगा, प्राइस एट विच द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड एंड विल बी अलोकेटेड इज फिक्स बाय कंपनी अलॉन्ग विद मर्चेंट बैंकर। देखो ये फिक्स प्राइस इशू में होता है कि अगर कंपनी ने बोला कि ये जो प्राइस है इसी प्राइस में मुझे मतलब मेरा आईपीओ लाना है, तो वो एक फिक्स प्राइस रहेगा। फिक्स प्राइस इज प्रिंटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट यूजुअली अलोंग विथ रीजनिंग बिहाइंड द प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड। ठीक है, मतलब वो प्रिंटेड ही रहेगा डॉक्यूमेंट में, जैसे प्रोस्पेक्टस मैंने बताया ना, तो वैसे ही जैसे वो हमने प्रोस्पेक्टस देखा था। अगर हम कोई कंपनी का अगर, सॉरी डाउनलोड ही हो गया था, तो ये प्रोस्पेक्टस है ना, इसमें ही डॉक्यूमेंटेड लिखते रहेगा कि कौन से प्राइस में वो मतलब आईपीओ लाना चाहता है। डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज ऑफर्ड इज नोन ओनली आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इश्यू। ठीक है, ये हमारे काम का उतना नहीं है, वो सेबी और वो सब देखते रहते हैं। 50% ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड आर रिजर्व फॉर अप्लीकेशंस बिलो ₹2 लाख एंड द बैलेंस फॉर हायर अमाउंट अप्लीकेशन। तो ये रिजर्व रहते हैं कुछ मतलब 50% शेयर जो होते हैं बिलो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख से कम जो प्राइस में होते हैं वो रिजर्व होते हैं, उन्होंने बता दिया है। क्योंकि वो उनके मतलब एम्प्लॉयज के लिए हो सकते हैं, उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ होता है वो लोग भी बाय करते हैं, तो उनके लिए भी हो सकता है और ऑफर करते हैं। प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर्स इन ए पब्लिक ऑफरिंग, फिक्स प्राइस इशू, इलस्ट्रेशन ऑफ फिक्स प्राइस इशू। फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोस्पेक्टस कंटेन्स नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, प्राइस ऑफ इशुएंस। तो ये जो भी वो प्रोस्पेक्टस लाएगी तो उसके ऊपर वो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, प्राइस, वो सब जानकारी रहेगी। ठीक है, और ये देखो बुक बिल्ड इशू, प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयरिंग इन ए प्राइस इन ए पब्लिक ऑफरिंग। देखो बुक बिल्ड इशू में क्या होगा, कंपनी में ऑफर ए मैक्सिमम ऑफ 20% प्राइस बैंड इन विच वन कैन बिड फॉर शेयर्स, प्राइस बैंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, कंपनी हु इज प्लानिंग एन आईपीओ अपॉइंट्स द लीड मर्चेंट बैंकर एज बुक रनर। ठीक है, वो हो सकता है, देखो कंपनी के पास भी काफी मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, एक कोई मर्चेंट बैंकर जो है वो एक अपॉइंट करे और उसको काम दे दे बुक बिल्डिंग का, कि वो बुक रनर करेंगे, वो काम करेंगे। इन्वेस्टर्स गिवन देयर बिड्स फॉर दिस शेयर्स टू सिंडिकेट मेंबर्स, बिड्स हैव टू बी एंटर्ड विद इन द स्पेसिफाइड। देखो ये जो मर्चेंट बैंकर क्या करेंगे, देखो फर्स्ट केस में क्या होता है कि कंपनी डिसाइड करेगी फिक्स प्राइस इशू में कि वो प्राइस क्या रखना चाहती है, और सेकंड केस क्या होता है बुक बिल्डिंग का, इसमें मर्चेंट बैंकर आता है। तो ये क्या करेगा पता है क्या, जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर वो रियल इस्टेट कंपनी है जो कि आईपीओ ला रही है, तो उसके उसकी वो जो रियल इस्टेट कंपनी है उस रियल इस्टेट से जो रिलेटेड जो भी कंपनी है, बाकी कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है, तो उससे वो कंपेयर करेंगे और फिर वो उस तरह से प्राइस बैंड बनाएंगे कि उस कंपनी जो भी पहले की कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है उस कंपनी का नाम क्या है, मतलब वो होता है ना कि बिग नेम है क्या,
तो वो कंपेयर करेंगे अपनी कंपनी से और उस हिसाब से प्राइस बैंड बनाएंगे और फिर वो प्रोस्पेक्टस बनाएंगे और उसमें वो सेबी को भेजेंगे। सिंडिकेट मेंबर्स इनपुट द ऑर्डर इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक बुक थ्रू प्रोसेस कॉल्ड बिडिंग। मतलब वो बिडिंग देखेंगे, वो कितना प्राइस मिलता है, क्या मिलता है। देखो अभी यहाँ पे देखो, ये जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसने क्या किया है 225 टू 237, यहाँ पे एक्चुअली प्राइस कोई है ही नहीं, मतलब कि जो मैक्सिमम प्राइस होता है वही हमें मतलब बिडिंग में यूज करना पड़ता है। बट यहाँ पे कोई प्राइस अगर हम देखेंगे, ये बुक बिल्डिंग हो गया, तो फिर ये क्या होगा कि जिस दिन लिस्टिंग होगी तब देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या रहेगा। उसके बाद उसकी उससे रिलेटेड जो सेक्टर है, मतलब देखो जिस सेक्टर में ये जो कंपनी है जिस सेक्टर में आती है इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये एफएमसीडी सेक्टर में आ सकती है मेरे हिसाब से, अगर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स है एफएमसीडी, तो ये जो कंपनी है एफएमसीडी में आएगी, तो एफएमसीडी से रिलेटेड जो भी कंपनी है उनके साथ उनको कंपेयर करना पड़ेगा। देखो उनके साथ इनको कंपेयर करना पड़ेगा। और अगर देखो इसका जो अर्निंग पर शेयर, आरओई, इक्विटी, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा और हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो उसके ऊपर वो मतलब मार्केट में ही डिसाइड होती है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, कि इसको इस कंपनी को प्राइस क्या मिलेंगे। इन्होंने तो ऑफर प्राइस बताया 225 टू 237, हमको तो 237 करके ही प्राइस मिलेंगी, लेकिन जब लिस्टिंग होगी तो हो सकता है 234 पे प्राइस आ जाए, तो 3 रुपीज का हमारा लॉस भी हो सकता है। या फिर हो सकता है 250 रुपीज पे ये कंपनी ओपन हो, तो फिर क्या होगा 13 रुपीज का हमें प्रीमियम मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर, मतलब इसमें फिक्स प्राइस तो नहीं होती। ठीक है, ये देखो मैंने जो कहा, ऑन क्लोजर ऑफ द बुक बिल्डिंग पीरियड द बुक रनर इवेल्युएट्स द बिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड वेरियस प्राइस लेवल्स। ये पॉइंट देखो, मतलब जो बुक रनर जो है वो इवेल्युएट करेगा डिमांड एट वेरियस प्राइस लेवल्स, मतलब वो अलग अलग प्राइस लेवल होगी उसके ऊपर डिमांड करेगा, और एक प्राइस वो डिसाइड हो जाएगी बाद में जब लिस्टिंग होगी। तो बुक रनर्स एंड द इशूइंग कंपनी डिसाइड्स द फाइनल प्राइस एट विच द सिक्योरिटीज शैल बी इशूड। ठीक है, फाइनली अलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज इज मेड टू द सक्सेसफुल बिडर्स, मनी गेट्स अनब्लॉक्ड इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द बिडर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन करके बताया वही सब। ये प्राइस बैंड देखो 20 है, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस 24, टोटल अवेलेबल शेयर्स 3000, कंपनी रिसीव, तो ये एग्जाम्पल के तरह एक बताया गया। और ये बुक बिल्डिंग वर्सेस फिक्स प्राइस इशू, ज्यादातर तो बुक बिल्डिंग ही यूज होता है। फिक्स प्राइस इशू में देखो कट ऑफ प्राइस इज फिक्स इन द प्रोसेस। बुक बिल्डिंग में कहता है ओनली द रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स आर परमिटेड टू बिड ए कट ऑफ प्राइस विच मेक्स द एप्लीकेशन वैलिड irrespective of any discovered issue price within the price band। डिमांड जो है नॉन ओनली आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू, डिमांड कैन बी नॉन एवरी डे एज द बुक बिल्ट। देखो जैसे आज ही जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ स्टार्ट हुआ है 23 जुलाई, तो 9x मतलब 9 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। अगर ऐसे ही अगर ये 3 दिन बाद 50 गुना अगर हो गया, ये जो है ना, ये आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी कंपनी है, मैंने अभी एनालिसिस की तो मुझे अच्छी कंपनी लगी है। आप
आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रिस्क भी आपका ही होगा और प्रॉफिट भी आपका ही होगा। अगर आपको ये बिडिंग मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये कंपनी अच्छी है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ, क्योंकि देखिए 39% प्रीमियम दे रही है। ये जो है ये प्रीमियम, इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं, जीएमपी। तो ये 39% मिल रहा है। देखो बाकी कंपनी में देखो 7% है, मतलब 94-96 रुपीज का जंप हो सकता है। 94 to 96 पर शेयर का। जैसे 237 है तो हो सकता है 337 रुपीज पे ये कंपनी ओपन हो, ऐसा मतलब आसपास 227 थ्री 327 के बीच में ये ओपन हो जाए, ऐसे ये बोल रहे हैं। तो अच्छी कंपनी है। देखो ये ब्रिगेड होटल का देखो 10% ही है। इसका देखो शांति गोल्ड 17.59, इसका भी अच्छा है। अगर आपको 20% प्रॉफिट मिल जाए तो अच्छा ही है ना। तो ये भी अच्छा है, शांति गोल्ड इंटरनेशनल। ये 25 जुलाई से स्टार्ट होगा। बट ये देखिए जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अच्छा है 23 जुलाई से 25 जुलाई तक। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, सेबी क्या है। देखो आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, आपको मतलब फाइनेंस नहीं सीखना है। फाइनेंस वास्ट है। फाइनेंस सिखाने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको क्या है, आपको एक स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में मतलब क्या होता क्या है, स्टॉक मार्केट से आपको पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो आपको सिर्फ एनएससी के बारे में आप गूगल में जाइए, विकिपीडिया में एनएससी के बारे में यहाँ पे पढ़िए, आपको समझ में आ ही जाएगा। ये देखो स्टॉक एक्सचेंज का एक टाइप है, स्टॉक एक्सचेंज है ये। मुंबई महाराष्ट्र मतलब लोकेशन है। फाउंडेड 27 नवंबर 1992 से है। ओनर है की पीपल आपको पता है। इंडाइसेस इसके अंदर कौन से, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500। कंपनी ISIN नंबर, हेडक्वार्टर मुंबई, रेवेन्यू इतना है 2025, इनकम इतना है। वेबसाइट देखो nsc.india.com, और इसमें आप पढ़ सकते हो ट्रेडिंग लिस्टिंग ये सब, ठीक है। फिर आप बीएससी में जाओ, बीएससी के बारे में पढ़ो। मैंने बताया ये बीएससी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज ये वो। ये की पीपल वगैरह ये चेंज होते रहते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि बीएससी करता क्या है, बीएससी के अंडर में क्या है। बीएससी के अंडर में इतनी सारी कंपनी आती है मैंने जो बताया। अगर आप टीसीएस लिखोगे तो देखो एनएससी में भी आ गया, बीएससी में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी और अब सेबी। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। और आईपीओ के बारे में मैंने आज बताया कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो वो कैसे आती है, आईपीओ के जरिए आती है। जब वो आईपीओ लाती है, आईपीओ इसलिए लाती है उनको पैसा चाहिए रहता है, ठीक है, कैपिटल चाहिए रहता है। और हम लोग जो भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स है वो लोग उनका आईपीओ बाय करते हैं। और जितने भी लोग बाय करते हैं सबको आईपीओ नहीं मिलता है, ठीक है। उनमें से कुछ लोगों को आईपीओ मतलब मिलता है तो उनके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक्स आ जाते हैं, सिक्योरिटीज आ जाते हैं। और जिनको नहीं मिलता उनको उनका मनी जो है वो वापस मिलता है। अगर आईपीओ नहीं मिला तो अकाउंट में पैसा आ जाएगा वापस, उसका कोई टेंशन नहीं है। और अगर नहीं मिला, अगर वो अगर आईपीओ मिला तो फिर आपको आपका आपका पैसा ये कट हो जाएगा और आपको वो सिक्योरिटीज मिलेगी आपके डीमैट अकाउंट में। और फिर उसमें आप जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन भी आप सेल कर सकते हो या फिर आप होल्ड कर सकते हो
3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, कभी भी आप बेच सकते हो जब आपका मन चाहे। लेकिन अगर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको हो सकता है कि जैसे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के हमने देखा 63 शेयर्स हमें मिलेंगे, तो अगर पहले दिन प्रॉफिट हो जाए तो एटलीस्ट 40 शेयर्स, मतलब अच्छा खासा अगर 39% प्रॉफिट हो रहा है तो एटलीस्ट 40-50 शेयर्स आप बेच दो, सेल कर दो, और कुछ शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। अच्छी कंपनी है तो रखना चाहिए, ठीक है। और कंपनी आईपीओ इसीलिए भी लाती है, उनको पैसा भी मिलता है, उनको एक्सपांशन करना रहता है, वो भी काम होता है। और दूसरी बात ये होता है कि उनका स्टॉक स्टॉक उनकी जो कंपनी का नाम है वो स्टॉक मार्केट में जैसे ही आता है तो उनका जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो बढ़ता रहता है, उनकी कंपनी का नाम बढ़ता है, ब्रांड बनता है। उनके जो वो जिस सेक्टर से बिलोंग करे, जैसे अगर एफएमसीडी से अगर हो, एफएमसीजी से अगर हो, आईटी कंपनी हो, फार्मा कंपनी हो, तो फिर वो जो बाकी कंपनी होती है उनके ही सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी होती है उनसे उनका कंपैरिजन होता है, और उसमें अगर वो टॉप 5 टॉप 4 में वो जैसे होती रहती है। तो देखो जैसे हम बताते हैं, जैसे हमने निफ्टी आईटी का ये ओपन किया है, जैसे आप देख सकते हैं। तो अगर देखो एम्फासिस अगर यहाँ पे नहीं होती तो फिर एम्फासिस को नहीं पता होता ना वो कहाँ पे है स्टॉक मार्केट में। एम्फासिस ने जब आईपीओ लाया होगा तब वो आ गई वो स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में जब आ गई तो फिर अभी देखो कंपैरिजन होता है। जैसे ये हीट मैप ओपन हुआ है, देखो आज का जो है परफॉर्मेंस जो है वो देखो किसका कैसा है वो देखा जाता है। फिर हम देखते हैं वीकली रेड रेड ही दिख रहा है परसिस्टेंट, और ये देखिए अब देखिए 5 साल का अगर हम देखते हैं तो देखो परसिस्टेंट ने कितना ग्रो किया, 1433% ग्रो किया। इसने 46%, जिनके पास परसिस्टेंट का स्टॉक होगा वो तो भाई काफी प्रॉफिट कमा ले। तो ये देखो कोक फोर्ज भी देखो 465% प्रॉफिट कमाया 5 साल में। तो देखो जिनके पास ये स्टॉक होंगे उन्होंने वैसे ही प्रॉफिट किया होगा, और ऊपर से डिविडेंड तो अलग से मिलता है, जो भी चीजें बाकी चीजें वो मिलती रहती है। तो आपको इन सब का स्टॉक मार्केट में आना मतलब वो अच्छी बात होती है। और ये देखो एफएमसीडी मैंने जो बताया था, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स इसी सेक्टर में आ जाएगी। अब देखते हैं वो इंडेक्स में आती है या नहीं, क्योंकि पहले तो वो स्टॉक मार्केट में आएंगी, इंडेक्स में तो वो ये इंडेक्स है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एक इंडेक्स है। अब देखो एफएमसीडी सेक्टर में तो काफी कंपनी होगी, काफी सारी कंपनी होगी, लेकिन जैसे डिक्सन है आज हमने जिसमें ट्रेड लिया था, तो ये जो कंपनीज जो है ये देखिए 15 कंपनीज है। तो अगर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा परफॉर्मेंस करती रहती है ऐसे रेगुलर, तो फिर हो सकती है यहाँ पे उस कंपनी का नाम भी आ जाए, ठीक है। देखिए हमारे दो कोर्स चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स, और ये जो हमारा वीडियो है ये बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स के अंडर में आता है। और हमने इसके पहले 6 एपिसोड बना के रखे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने ये 6 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको 1 बाय 1 एक एक वीडियो देखना है। और देखो अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे तो आपको मतलब आपको अभी जो नॉलेज है उससे तो आप काफी आगे चले जाओगे, आपके पास काफी ज्यादा नॉलेज आ जाएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो मैं
फाइनेंस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स कब बाय करना है, क्यों बाय करना है, ये सब बताऊंगा। मतलब वो एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। ये फाइनेंस का पढ़ाना होता तो काफी कुछ पढ़ाया होता, लेकिन अभी जो देखो मैंने जब जो चीज बताई है, फर्स्ट वीडियो में मैंने डीमैट अकाउंट के बारे में डिटेल में बताया है, जो कि धन एप्लीकेशन का है। अगर आपको उसको मतलब धन ऐप का डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा तो लिंक मेरी बायो में है, वो आप देख लेना अगर ओपन करना होगा तो। और उसमें बताया है कि क्या क्या धन एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। देखो अब बाकी डीमैट अकाउंट भी अच्छे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डीमैट अकाउंट होगा, अगर आपको नहीं ओपन करना है तो मत करो, लेकिन अगर आपके पास 2 डीमैट अकाउंट भी रहे तो भी चलता है, ठीक है। सेकंड जो वीडियो था वो था एनएससी बीएससी निफ्टी 50 निफ्टी बैंक इंडेक्सोग्राम सेंसेक्स के बारे में। देखो एनएससी बीएससी का तो मैंने आज भी बता दिया, लेकिन आज हमारा वीडियो था वो आईपीओ के रिलेटेड था। तो एनएससी बीएससी निफ्टी 50 ये सब आप देख लेना। फिर मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एनालिसिस की, मैंने आपको बताया कि सेक्टर एनालिसिस क्या होता है निफ्टी, ये भी आप वीडियो देख लेना, 23 मिनट्स का है। फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्निकल एनालिसिस, उसमें मैंने क्या किया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में जो भी कंपनी आती है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भी आती है, तो उसकी मैंने टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ चार्ट में बताया है कि हिस्टोरिकल एनालिसिस कैसे की जाती है। तो ये 19-20 मिनट्स का वीडियो है, ये भी देख लेना। और सेक्टर एनालिसिस मतलब डिफरेंट तरह के सेक्टर जो है, जैसे फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन सब के बारे में बताया। और मार्केट एनालिसिस भी लाइव की थी। और इसमें देखो हाउ टू आइडेंटिफाई इक्विटी सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। देखो काफी लोग मुझे पूछते थे कि स्टॉक मार्केट में कितने स्टॉक्स है, कैसे देखेंगे, तो उसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है। और मार्जिन इन इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड, मतलब लोग बोलते थे कि लीवरेज क्या होता है, तो लीवरेज के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। और आज का जो वीडियो था वो भी अच्छा था, आईपीओ के बारे में। आईपीओ के बारे में जिसको जीरो नॉलेज था उसके लिए तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको पता होगा आईपीओ के बारे में तो आपको फिर से पता चल गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, संडे को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं संडे को। और जो सेकंड कोर्स है हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कोर्स है अपना बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स, ये बिगिनर्स के लिए है, मतलब ये बिगिनर्स को देखना ही है। और ये लाइव मार्केट एनालिसिस है, ये भी बिगिनर्स को भी देखना है। इसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। जैसे आज हमने 2 ट्रेड लिए थे, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और कोलगेट, मतलब कोलपाल जो कंपनी है उसके, और दोनों भी टारगेट हिट हो गए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने उसमें बताया था रिस्क कैसे लेना है और टारगेट कैसे लेना है, मतलब कितना रिस्क लेना है, कितना टारगेट लेना है और क्या करना है, और कितना कैपिटल भी होना चाहिए आपके अकाउंट में, ये भी मैंने बताया। तो आप लाइव मार्केट एनालिसिस का वीडियो डेली होता है, मंडे टू फ्राइडे, कभी 9 बजे होता है, कभी 10 बजे होता है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल की बटन होती है, वो नोटिफिकेशन ऑन करना है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा, कभी मैं 9 बजे स्टार्ट कर लेता हूँ, कभी मैं 10 बजे स्टार्ट करता हूँ, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी वीडियो जो है आपने नहीं देखे होंगे वो भी देख लें। थैंक यू सो मच।